सुनो रे अभी इधर, अभी कौन सा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें हम लोग कितने सेक्शंस करने वाले हैं पता है क्या तुमको? प्लेस ऑफ सप्लाई, दिस रन्स फ्रॉम योर सेक्शन नंबर 7 to 13। सेक्शन 7 अभी किया था ना वैसे, क्या था? सप्लाई। तो इधर क्यों है वापस? इधर भी सप्लाई आ रहा है इसलिए, हाँ सप्लाई का ही पार्ट है प्लेस ऑफ। हाँ बोलो बोलो, अभी तक कौन सा एक्ट पढ़ रहे थे तुम? CGST, दिस इज IGST एक्ट। पूरे सिलेबस में सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें IGST एक्ट है, बाकी तुम जितने भी सेक्शंस पढ़ते हो सारे क्या है? CGST एक्ट। सिर्फ ये एक ही चैप्टर है जो क्या है? IGST एक्ट। यू नो GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब क्या? जहां पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, जो एंड यूजर होता है, जो रेसिपिएंट है, उसके स्टेट पे क्या, उसके स्टेट को क्या मिलता है? GST का जो आउटपुट GST टैक्स बन रहा है वो किसको दिया जाता है? वो स्टेट को, जहां पे कौन है? रेसिपिएंट है, राइट। तो एक्चुअली अब देखो भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों आया? जिस भी स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा ना, उस स्टेट का GST बनेगा। जिस भी स्टेट में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, उस स्टेट का क्या बनेगा? GST बनेगा, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 ने क्या बोला? सेक्शन 7 ने बताया कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है। क्या बताया? इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? स्टेट के बाहर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसको लॉ ने कैसे लिखा ना, अगर आपका LOS और POS अलग स्टेट्स में है तो ये क्या है? इंटर स्टेट है। LOS मतलब क्या? लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लायर कैसे पता चलेगा? जहां सप्लायर रजिस्टर्ड होता है GST में, जिस स्टेट के अंदर सप्लायर रजिस्टर्ड है GST में, वो क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लाई ये सेक्शन से निकलेगा, और अब वो इंटर अलग अलग स्टेट्स में है तो ये क्या है? इंटर स्टेट। वैसे ही सेक्शन 8 ने पता है क्या बोला? इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है? क्या होता है इंट्रा स्टेट? जब LOS और POS सेम स्टेट में है तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। तो देखो तुम, अब तक पता, तुमने क्या बोला मेरे को मैम? इंटर स्टेट क्या होता है? दो अलग स्टेट्स में हुआ। अब तुम्हें पता है लॉ मेकर कैसे बोलता है इसको? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर situated in different states, then it is a interstate supply, and when they are located in the same state so it is a interstate। अब तुम्हें पता है, अब interstate है तो यहाँ पे क्या लगता है? IGST, और यहाँ पे SGST। UTGST कुछ होता है पता है तुमको? वो क्या होता है? यूनियन टेरिटरी GST। अभी इसमें तुम्हें पता है कि 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पे SGST लगता है। एक तुक्का लग गया, हाँ तो उसकी शक्ल में गिरा तुक्का मारा उसने। और तीसरा ये तीनों जो यूटीज हैं, सुनो पॉइंट क्या है यहाँ पे? SGST क्यों लगता है? दीज आर 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। SGST का पॉइंट क्या है? देखो, यूनियन टेरिटरी मतलब ही क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी मतलब ही क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो जब मैं UTGST लगाती हूँ तो ये पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST तो वैसे भी सेंट्रल के पास जा रहा था, बट ये जो 3 यूटीज हैं ये विद लेजिस्लेचर है। मतलब क्या? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं ना, दिल्ली के CM आते हैं कि नहीं आते हैं? JNK में इलेक्शंस होते हैं, पुडुचेरी में इलेक्शंस होते हैं। इनके पास खुद अपने चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो इसलिए इनके लिए क्या जरूरी था? SGST। रीजन समझा क्यों ये 3 जगह पे SGST लगता है? तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है बट UTGST नहीं लगता, SGST लगता है। वैसे ही 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दमन एंड दीव वाला किसके साथ है? ये दादरा नागर हवेली। क्या है इनका? स्ट्रैटेजिकली, ज्योग्राफिकली दीज आर 2 यूनियन टेरिटरीज। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ GST दे आर कंसिडर्ड वन। इंप्लीकेशन क्या है इसका?
कि अगर दमन से सामान दादरा जा रहा है तो इस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। समझा क्या? इस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। अगर सामान दमन से दिल्ली जा रहा है इस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्लियर है क्या? दिल्ली से सामान पुडुचेरी जा रहा है, आईजीएसटी। क्लियर है क्या? पक्का? सिर्फ ये एक ही केस है जहां पे पैचअप हुआ है कि दोनों यूटीज को हम एक ही मानेंगे, ठीक है। बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज में क्या लगेगा, यूटीजीएसटी, स्टेट्स में एसजीएसटी, बट 3 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड क्योंकि वो विद लेजिस्लेचर है, कौन से, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे क्या लगता है, एसजीएसटी, ठीक है। अभी तक क्या देखा हमने, सेक्शन नंबर 7 क्या था, इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब क्या, जहां पर इंटर स्टेट सप्लाई मतलब क्या, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर इन डिफरेंट स्टेट्स। और सेक्शन 8 में इंट्रा स्टेट मतलब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर इन सेम स्टेट। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 टॉक्स अबाउट सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स। मतलब क्या कि हाँ पानी में अगर कुछ हुआ है, अब तुम्हें पता है ये क्या है, सीख गए हो तुम लोग मेरे साथ रह के, ये क्या है, इंडिया, ये यहाँ पे ये क्या है, पानी है, ठीक है। सो ये जो पानी है यहाँ पे पता है कितना, 12 नॉटिकल माइल्स, दिस इज इंडिया। तो अगर यहां सेल हो गया तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये विद इन इंडिया ही है ना, तो यहां लगेगा। बट अब ये कौन सा स्टेट है, ये कौन सा स्टेट का सप्लाई माना जाएगा, जो स्टेट से ये शिप यूएसए से आ रहा है, निकला रहेगा, एक्सपोर्ट में तो जीएसटी नहीं लगता है, इंपोर्ट हो रहा है यूएसए से आ रहा है, अभी यूएसए में ट्रम्प को जीएसटी थोड़ी दे सकते हैं। यहां पर देखो तुम्हारे ये तमिलनाडु होगा, इधर कर्नाटका होगा, यहाँ पे गोवा होगा, महाराष्ट्र होगा, अभी सब लड़ रहे थे किसको दे, श्रीलंका, श्रीलंका को, बांग्लादेश, अरे भाई भाई भाई, किसको जाएगा ये जीएसटी, तो ये इसी के लिए सेक्शन 9, हाँ सेक्शन 9 ने बोला कि ये जो टेरिटोरियल वाटर्स, ये जो भी नियरेस्ट कोस्ट लाइन होगी जिस भी स्टेट की, तो अब यहाँ से डिस्टेंस में, अब देखो महाराष्ट्र तो बहुत दूर दिख रहा है मुझे, गोवा भी दूर दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये या तो कर्नाटका का हो या तो तमिलनाडु का है, तो आई विल मेजर दिस डिस्टेंस एंड आई विल मेजर दिस डिस्टेंस। जो भी नियरेस्ट स्टेट की कोस्ट लाइन समझती है, जो भी नियरेस्ट कोस्ट लाइन होगी उस स्टेट में माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी नियरेस्ट कोस्ट लाइन। समझा क्या? सेक्शन 7, 8, 9, 7 इंटरस्टेट, 7, 8 इंट्रास्टेट, 9 टेरिटोरियल वाटर्स। अब देखो प्लेस ऑफ सप्लाई दो चीजों का निकल सकता है, एक तो गुड्स का और दूसरा सर्विस का, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 10 और 11 इज फॉर गुड्स, सेक्शन नंबर 12 एंड 13 इज फॉर सर्विसेज। सप्लाई क्या, 12 एंड 13 इज फॉर सर्विसेज। गुड्स के लिए दो क्यों बनाए, अगर मेरा सप्लायर और एंड रेसिपिएंट दोनों कहां है, इंडिया में है, तो सेक्शन 10 लगता है। अगर सप्लायर और इंग्लिश वाला और रेसिपिएंट कोई एक भी या तो दोनों कहां है, इंडिया के बाहर है, मतलब बेसिकली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का केस है, तो सेक्शन 11। डोमेस्टिक है सेक्शन 10, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो 11 सेम, अगर डोमेस्टिक है सेक्शन 12, बट ये 12 किसके लिए है, सर्विसेज के लिए, एंड अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का केस है तो 13। अब अच्छी बात क्या है, 11 और 13 इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, 11 and 13 इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो तुम्हें क्या पढ़ना है, 10 और 12। क्लियर है यहां तक? सेक्शंस याद हो गए क्या, 7 इंटरस्टेट, 8, 9, 10 गुड्स है और डोमेस्टिक सप्लाई है, 11 गुड्स है
आउटसाइड इंडिया कोई एक है, या तो सप्लायर या तो रेसिपिएंट, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, या तो इंपोर्ट हो रहा है या तो एक्सपोर्ट हो रहा है। 12 सर्विसेज है, डोमेस्टिक है, एंड 13 सर्विसेज है बट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का केस है। क्लियर है यहाँ तक सेक्शंस? अब सेक्शन 10, सेक्शन 10(1) कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कैसे लिखते जाओगे तुम सेक्शंस ना, 10(1) के आगे ए लगता है, फिर बी, ऐसे सेक्शंस बनाए गए हैं। समझा क्या? 10A क्या बात करता है, अगर आपका केस है ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब क्या, लेट अस अज्यूम ये कौन है, हर्ष, हर्ष का एक दोस्त है, कौन, निखिल। ये क्या राइमिंग है तो मतलब दोस्त हो गए, कुछ भी लॉजिक से तुम्हारे पास। हर्ष का क्या दोस्त है, कौन दोस्त है, निखिल दोस्त है, ठीक है। अब हर्ष और निखिल क्या करते हैं आपस में, बिजनेस, ठीक है। हर्ष कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, मुंबई महाराष्ट्र में। निखिल कहाँ रहता है, चेन्नई में, ठीक है। हर्ष ने निखिल को 100 वॉचेस भेजे, क्या भेजे, 100 वॉचेस भेजे। अब इन 100 वॉचेस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इज द क्वेश्चन। क्यों, साथ में बिजनेस करते तो, अरे साथ में बिजनेस, एक ही कंपनी, थोड़ा पैन भी अलग है तो डीडीपी भी नहीं है, अरे वो दो अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उनकी। क्यों चेन्नई, तो ये कहां पर लिखा है, जिसको रिसीव होता है वो कहां, देखो पॉइंट ये है, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई होगा, बट क्यों होगा, डेस्टिनेशन बेस्ड है, प्लस अब ये जो परचेज किया 100 वॉचेस, लेट से इस पे 10,000 का जीएसटी बनता था, ये जीएसटी निखिल ने पे कर दिया हर्ष को। अब निखिल क्या करेगा इस 10,000 का, निखिल गवर्नमेंट को देगा, आईटीसी लेगा। ये चेन्नई गवर्नमेंट बोलेगी ये निखिल को पालता पोसता कौन है, हम, इसको आईटीसी का बेनिफिट कौन देता है, अरे चेन्नई में ही लायबिलिटी कम होगी ना, तो इसको आईटीसी का बेनिफिट कौन दे रहा है, चेन्नई गवर्नमेंट। तो क्या इसका इतना फर्ज नहीं बनता कि ये कुछ उनको वापस करे, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगी, चेन्नई, तो इस पे लगेगा क्या, लोकेशन क्या है, मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई एलओएस पीओएस, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट, इंटर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। अभी आईजीएसटी का बाइफर्केशन भी इन जनरल कैसे होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट जो 50% होगा किसको जाएगा, एंड ये जो एसजी है कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, चेन्नई में, तमिलनाडु। समझा क्या, पक्का? अब लाओ लॉ की लैंग्वेज में, तो सबसे पहला केस 10A, जब मूवमेंट ऑफ गुड्स है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, मतलब जहां मूवमेंट खत्म हो रहा है गुड्स का, जहां मूवमेंट खत्म हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा क्या? नेक्स्ट सेक्शन 10(1)B, 10(1)B बात करता है बिल टू शिप टू मॉडल। क्या होता है ये, कौन थे ये दोनों, यहाँ पे हर्ष था और यहाँ पे निखिल था, क्या भेजने थे इसको, 100 वॉचेस। उतने में ही निखिल को यश का कॉल आता है कि मैं आपसे 100 वॉचेस खरीदना चाहता हूं। तो अब निखिल ने क्या बोला हर्ष को, भाई तू मेरे को भेजेगा, एंड लेट से ये कहां पे, अहमदाबाद में, मतलब गुजरात, ये कहां पे था, तमिलनाडु, ये कहां पे था, महाराष्ट्र, ठीक है। सो अब इसने क्या बोला कि यार महाराष्ट्र से तमिलनाडु आएगा फिर गुजरात जाएगा, बहुत बेमतलब का ट्रांसपोर्टेशन है, एक काम करो आप क्या करो, डायरेक्टली गुजरात भेज दो। समझा? अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इन 100 वॉचेस का, क्यों, नहीं बीच वाला जो होगा वो, क्यों, क्योंकि वो तो बिल तो उसके नाम पे रहेगा, उसमें तो बिहार पे दे पाते हैं, वो जो हर बट तो मूवमेंट जहां टर्मिनेट होता है ना, एक्सेप्शन है ये, इसी के लिए ये वाला बी वाला सब क्लॉज बनाया गया क्लॉज। क्यों, बिल टू शिप टू मॉडल में अब यहाँ पे ना 2 ट्रांजैक्शन है। कौन से 2 ट्रांजैक्शन है, एक है बिटवीन हर्ष एंड निखिल, एंड एक है बिटवीन निखिल एंड
यश, लेट्स से ये जो हर्ष ने निखिल को बेचे 100 वॉचेस, इसने बेचे होंगे फॉर ₹10,000, ठीक है, इन दोनों के बीच 10,000 की ट्रांजैक्शन है। अब निखिल बेवकूफ तो है नहीं कि 10,000 में खरीदा 10,000 में बेच दिया, प्रॉफिट नहीं कमाया। निखिल ने यश को बेचे होंगे 12,000 में। नाउ देयर आर 2 ट्रांजैक्शंस, 2 इनवॉइसेस बने होंगे। तो ये जो हर्ष और निखिल के बीच में है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तमिलनाडु, क्योंकि सेम लॉजिक कि इसका आईटीसी कौन क्लेम करने वाला था? निखिल। एंड अब निखिल और यश के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? क्यों? ये है तुम्हारा कौन सा? 10(1)(b। दिस इज 10(1)(a) नहीं है, दिस इज जनरल रूल। मूवमेंट देखो यहां पे डायरेक्टली था, ठीक है, यहां पे क्या है ना, 10(1)(c) क्या है? इट इज योर जनरल रूल कि हम क्या लेते हैं? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। सीए पे आएंगे तो ये अभी के लिए जाने दो। बट अब अगर मैं इसकी ही बात करूं तो जब बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? ये जो मूवमेंट कराई गई है, दिस इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ निखिल। निखिल ने बोला तो किया, तो यहां पे इट इज द लोकेशन, यहां पे हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन, जिसके बोलने पे गुड्स आर सप्लाइड। समझा कि नहीं समझा? इट इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन गुड्स आर सप्लाइड। क्लियर है? पक्का? बी हो गया। सी, ये क्या बोलता है? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब क्या? वो रोशन सर वाला एग्जांपल याद है क्या? दुबई, हबीबी क्या किया था उन्होंने? मुझे पूरा क्लासरूम ट्रांसफर कर दिया था, है ना, और वो कहां जा रहे थे? दुबई। तो क्या हुआ? जैसे उनकी टिकट बुक हुई, उन्होंने क्या किया? ऐसा चाबी फेंका, मैं तो चला दुबई। जैसे ही चाबी ऊपर गई, मोदी जी ने तुरंत कैच कर ली कि रोशन सर किधर? उन्होंने क्या बताया? बस दुबई। किस काम से? 10 करोड़ सीधा। तो मोदी जी ने क्या बोला? इसका जीएसटी कौन देगा? आपको याद नहीं है मैंने बोला था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ट्रांसफर ऑफ एसेट, आपका सप्लाई हो गया है, अब जीएसटी दो। सबसे पहले तो रोशन सर ने क्या बोला? सुनो ना मोदी जी, मैं जीएसटी पढ़ाता हूँ, मेरे को आता है जीएसटी, मेरे को मत सिखाओ। ये क्लासरूम क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या इस पे जीएसटी बनती है? क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या इस क्लासरूम को बेचने पे जीएसटी लगेगा? कंप्लीट हो गया इसका कंस्ट्रक्शन की अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहा है तुमको? कंप्लीटेड है, तो अब इस पे जीएसटी लगेगा। तो फिर क्यों मोदी जी ने ऐसी बात की उन सर से? मोदी जी ने क्या बोला? सर मैंने ही जीएसटी बनाया, आप मेरे को मत सिखाओ। क्लासरूम पे नहीं मांग रहा हूं, इस बेंच का जीएसटी चाहिए मेरे को, ये टीवी का जीएसटी चाहिए मुझे, ये सब तो मूवेबल है ना, तो इसका जीएसटी। समझा? क्या ये बेंच यहां पे रखा हुआ था जब रोशन सर थे? जब रोशन सर दुबई चले जाएंगे और मैं यहां पर आऊंगी, तब भी ये बेंच यही रखा रहेगा। तो क्या मूवमेंट हुई इस बेंच की? बट क्या सप्लाई हुई है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो इस केस में बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स जहां पे थे। अब इसमें देखो तुम लोगों को इजी लग रहा है, बट क्योंकि हम दोनों तुम्हें दिख रहे हैं मुंबई के, बट व्हाट इफ मैं अगर मैं गुजरात से आई होती, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तो गुजरात होता। अब कंफ्यूजिंग थी चीजें। बोलो बोलो। मैं अगर गुजरात तक, तुम लोग क्या कर रहे थे कि अरे आईटीसी जो भी रेसिपिएंट है उसकी लोकेशन, अगर मैं गुजरात में रजिस्टर्ड हूं और मैंने ये बेंचेस खरीदे जो यहाँ रखे हुए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दूसरा रजिस्टर। क्यों? मैं यहाँ पर आके बिजनेस नहीं चालू कर रही हूँ ना, मैं वहीं पर हूँ, मैंने यहाँ पे एक फैकल्टी को एम्प्लॉय कर दिया, वो आके पढ़ाएगी, मैं मेरा गुजरात में ही हूँ। मेरा बिजनेस नहीं है महाराष्ट्र में, मैं वही तो कह रही हूँ, मेरा कुछ नहीं है। रोशन सर ने मेरे को कॉल पे बोला, मैम क्लास बेच रहा हूँ, बैंक में पैसा डाल दो सीधा सीधा, कैश लेने नहीं आ पाऊंगा। पॉसिबल है? मैंने सीधा बैंक में ट्रांसफर कर दिया। क्या मुझे मुंबई आना पड़ा अभी तक? मैंने एक कॉल लगाया दूसरे फैकल्टी को, मैंने बोला कि सुनो ना वहां पे लेक्चर लेना आप ले लोगे? उन्होंने कहा हाँ। आप भी क्या करो, बैंक में पैसा भेजो सीधा, कैश लेने नहीं आ पाऊंगा।
मैं अभी भी कहाँ हूं, बिजनेस रन किया मैंने यहां पर, डज दैट मीन मुझे यहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? फिर नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसीलिए ये सेक्शन ही बनाया हुआ है कि नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में लोकेशन ऑफ गुड्स लेनी है, समझा क्या? पक्का? फिर बीच में एक सेक्शन घुसाया सीए, दिस इज योर जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता है, अगर ऐसा कोई केस है जो, अब जनरल रूल कब आता है, जब आपका कहीं भी फॉल नहीं कर रहा है किसी भी केस में। जनरल रूल में उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले आप देखो ट्रांजैक्शन B2B है या B2B B2C समझता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुम्हें ये समझना पड़ेगा, जब मैं जीएसटी में B2B बोल रही हूँ, आई मीन अ रजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। हो सकता है मेरा बिजनेस हो बट मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आई फॉल इन द कैटेगरी ऑफ B2C। व्हेन आई से B2B आई मीन रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन। एंड वो कभी होगा, क्योंकि अगर मैं रजिस्टर्ड हूँ, मुझे आईटीसी चाहिए, तो मुझे एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही सामने वाले को अपना जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। तो ही तो अब तुमने रिटर्न्स वगैरह चैप्टर पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, तो जीएसटीआर 1 और 2B मैच करवा, 1 से 2B में जाता है डेटा, फिर 2B से 3B मैच करवानी पड़ती है ना? तो वो कब हो पाएगा, जब सामने वाले को मेरा जीएसटी नंबर पता होगा, तो वो उसके 1 में डिटेल्स डालेगा, तब मेरे 2B में रिफ्लेक्ट होगा ना। तो इस केस में भाई B2B में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। जैसे ही मैं जीएसटी नंबर दूंगी, क्या उसको तुरंत मेरा स्टेट जीएसटी नंबर से पता चल जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं पता। तो यहाँ पे तो हमेशा क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब B2C में दो पॉसिबिलिटी है, क्या पता मुझे लोकेशन पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम टीवी खरीदोगे, तुम्हारे 1 लाख का बिल बना, तो वो बिल में लिखवाता है, बोलता है एड्रेस लिख दो आपका। एंड व्हेन आई से एड्रेस ना, अगर स्टेट का नाम भी मिल गया, इट इज सफिशिएंट। मुझे एकदम ये नहीं जानना है कि तुम कौन से फ्लैट नंबर में रहते हो। तो अगर मुझे रेसिपिएंट का लोकेशन पता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट अब अगर कल को प्रियंका चिप्स खरीद रही है दुकान वाले से जाके, तो क्या वो दुकान वाला बोलेगा मैडम पहले आप बताओ कहां से आए? तो उस केस में क्या हो जाएगा, सप्लायर अपना ही लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेगा। क्लियर है क्या? पक्का? नेक्स्ट क्या है, कौन सा केस, अगर गुड्स असेंबल या इंस्टॉल किए जा रहे हैं, कोई प्लांट मशीनरी कहीं पे इंस्टॉल हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जहां पे इंस्टॉल कर रहे हो, या तो जहां पे आपने बैठ के गुड्स असेंबल किए। कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं क्या दिमाग में? एसी यहाँ पे आके इंस्टॉल किया, तो जहां पे इंस्टॉल किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। ऐसे असेंबली, कार के पार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं, कहीं से टायर आता है, कहीं से बॉडी आती है, कहीं से कांच आता है, फिर उसको असेंबल किया जाता है, तो कहां पे माना जाएगा उसको, जहां पे वो कार असेंबल हुई है। क्लियर है क्या? एंड लास्ट ई, दैट इज गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेयंस। मतलब सुनो ना, ये छोड़ दो, एक एग्जांपल लो। आपका नाम क्या था? शुभांगी। शुभांगी ने एक ट्रेन चढ़ी, कहां से, मुंबई से। ट्रेन आ रही थी जयपुर से, ठीक है? ऐसे ट्रेन चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहां तक जाएगी, चेन्नई तक। तो बीच में यहाँ गोवा आया होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैसूर भी आया होगा, और फिर चेन्नई आ गया, ठीक है? तो शुभांगी ने क्या किया, यहाँ से ट्रेन बोर्ड की, तो यहाँ शुभांगी ने 2000 रुपए की टिकट खरीदी, ठीक है? फिर यहाँ पर कहीं गोवा और मैसूर के बीच में वो चिप्स वाला आया, चिप्स ले लो, चिप्स ले लो, है ना, कोल्ड कॉफी पियो ये वो, तो यहाँ पे शुभांगी ने 200 रुपए के चिप्स खरीदे, ठीक है? फिर उसके बाद शिवांगी ने बोला कि अरे यार, तो रखे हुए थे, शिवांगी ने कहा कि अरे यार चिप्स अकेले खाने में मजा नहीं आ रहा है, एक काम करती हूँ, अभी एकदम ये एडवांस वाली ट्रेन है, ये तुम तुम्हारी नॉर्मल ये वाली ट्रेन मत समझो, ये वो तुमने फ्लाइट में देखा है, वो फ्लाइट में होता है कि सामने वाले इस पे वो तुम्हारा टीवी होता है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर ऐप या इसका नहीं है, वो फ्लाइट का ही है ना। अब इसके वही ट्रेन के सामने वाली सीट पे अगेन वैसा टीवी था, उस टीवी पे इसने कहा अरे मूवी देखते देखते चिप्स खाएंगे, तो इसने क्लिक किया, तो उसने देखा अच्छा 100 रुपए मूवी रेंट करनी है, जो उसने कब क्लिक किया, यहाँ मैसूर चेन्नई के बीच में, और फिर ये यहाँ तक चिप्स खाते हुए मूवी देखते देखते। इसने 3 ट्रांजैक्शन किए हैं, तीनों का प्लेस ऑफ सप्लाई 2000 और 200 का मुंबई, अच्छा नहीं 2000 मुंबई का रहेगा, 200 जयपुर का रहेगा, 100 रुपीज जहाँ पॉइंट पे सर्विस लिया। किधर लिया सर्विस, मैसूर में, इधर नियर बाय क्या होता है,
जो स्टेशन आने वाला है ये है ना एकदम, ये स्मार्ट, इसने एकदम कर्नाटका तमिलनाडु के जैसी बॉर्डर पे आई ना ट्रेन, वैसे बॉर्डर पे ही एकदम ली है, उसी सेकंड क्लिक किया था इसने, देखा अरे बॉर्डर। अब बोलो पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो है। 3 ट्रांजैक्शंस हुए, 2000 मुंबई में होगा, ओके। 200 जयपुर, ओके, और 100 भी जयपुर। फिर अब देखो 3 ट्रांजैक्शन में पहले गुड्स क्या और सर्विस क्या है? तीनों सर्विस है, चिप सर्विस है, ये क्या है? गुड्स है, ये क्या है? कैसी सर्विस है ये? एंटरटेनमेंट सर्विस, और ये कैसी सर्विस है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगेगा? सेक्शन 10, और इन दोनों के लिए तो 12 लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेक्शन 10 सबसे पहले, मतलब ये वाला इस 200 का। यहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानते हैं? ये जो चिप्स वाला है ये कब चढ़ा ट्रेन में? चिप्स वाले को ये तो पता होगा, ये चिप्स चढ़े कब ट्रेन में? तो हम बोलते हैं कि लोकेशन जहां से गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड। तो लेट्स से कि जो चिप्स वाला है वो गोवा में चढ़ा था, तो यहाँ पे लोकेशन क्या हो जाएगी? जहां से चिप्स वाला चढ़ा, जहां से चिप्स ट्रेन में आए, चिप्स वाला भी छोड़ो, जहां से चिप्स ट्रेन में आए वो क्या होगा तुम्हारा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? अब ये 2000 रुपए, लेटर से इसने ये जो टिकट था ये खरीदा था इसने ऑनलाइन IRCTC से बुक किया था, तब ये थी सूरत में। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर लिखा है? सेक्शन 12(9) में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वहां पर लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहां से जो पैसेंजर है वो एम्बार्क, वर्ड्स ध्यान में रखो, ये तुम्हारे कीवर्ड्स ही हैं GST के। एम्बार्क देयर जर्नी, जहां से पैसेंजर अपनी जर्नी एम्बार्क करता है वो क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी इस केस में मुंबई। एंड इस मूवी का क्या करें? देखो एक तो मूवी में बी वेरी क्लियर ना, ये तुम्हारा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा उसने। अगर वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रही है बीच में, OIDR अलग रूल्स एप्लीकेबल है। ये कौन से स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ? ये उस टेक्नोलॉजी की उसकी बात हो रही है जहां पे अरे वो फ्लाइट का या फिर ट्रेन का खुद का ये है, समझा? पक्का? तो क्या है? तो रूल क्या है? जयपुर जयपुर तो बोल रहे हो मस्त, हाँ? सेक्शन 12(10) में लिखा है, क्या लिखा है 12(10) में? फर्स्ट, अब देखो ध्यान से वर्ड ध्यान रखो, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेयंस। कन्वेयंस मतलब ट्रेन। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर मतलब ट्रेन का पहला डिपार्चर कहां से शेड्यूल हुआ था? जयपुर, इसलिए जयपुर। समझा क्या? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ना? फ्लाइट है, बैंकॉक से स्टार्ट हुई, दिल्ली में आई, दिल्ली से मुंबई जा रही है, यहां पैसेंजर चढ़ा, यहां उसने मूवी खरीदी। प्लेस ऑफ सप्लाई मूवी खरीदी उसने। कन्वेयंस फ्लाइट का पहला डिपार्चर कहां से हुआ था? अरे तो तुम भी यहाँ मुंबई से चढ़े थे ना, जब तुमने मूवी खरीदी तुम कहां से चढ़े थे? मुंबई से। तो जयपुर क्यों बोला इधर पे? नहीं समझा तुम्हें? कनेक्टिंग फ्लाइट होता है, बैंकॉक से आया, दिल्ली में रुका, 2 घंटा लेओवर, फिर मुंबई लेके जाएगा। ट्रेन में क्या होता है? जयपुर से चला, मुंबई 10 मिनट रुका, आगे जाएगा। तुम तो मुंबई से चढ़े थे, बट तुमने क्या बोला तभी? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो फ्लाइट में क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम्हारा सेक्शन 10 कंप्लीट हो गया। 10A में 10(1)(a) क्या था? मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स। 10(1)(b) बिल टू शिप टू मॉडल, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पर्सन, थर्ड पार्टी या पर्सन ऑन whose direction the goods were supplied. 10(1)(c) no movement, POS location of goods. 10(1)(ca) जनरल रूल, अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर B2C है
तो देखना पड़ेगा क्या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नोन है, अगर नोन है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अननोन है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 10(1)D इंस्टॉलेशन एंड असेंबली, तो उस केस में लोकेशन जहां पर गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड। एंड लास्ट 10(1)E गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड। एम्बार्क वहां पे जर्नी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स देयर जर्नी, एम्बार्क वर्ड वहां पे। 12(9) ये यहाँ पे था ना, ये वाला 2000 का प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी बोलो तो तुम्हारा हो गया ना प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकॉक, यही आंसर, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकॉक है। ये हो गया 11, तुम्हारे है नहीं बट इन जनरल बता दूं, अगर इंपोर्ट का केस है गुड्स में, ठीक है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ले लेते हैं, जिसने खरीदा उसकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई, ठीक है। एंड एक्सपोर्ट पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, ठीक है। फिर तुम्हारा सेक्शन नंबर अभी 12, सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, 12(1) एकदम बेकार। ये बोलता है कि अगर रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों भी कहाँ है, इंडिया में है, तो मैं एप्लीकेबल हूं, ये बताया 12(1) ने, ये सेक्शन 12 एप्लीकेबल है अगर दोनों भी इंडिया में, ये 12(1) में पहले तो ये बताया। फिर 12(2) जनरल रूल, क्या B2B, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C देखना पड़ेगा नोन है लोकेशन या अननोन है, अगर नोन है तो क्लियर है। 12(3) ये बात करता है कोई भी सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बोला, कोई भी सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पर क्या बोला इसने, अब कैसी कैसी सर्विसेज हो सकती है, रेंट, ठीक है, होटल एकोमोडेशन आ जाएगा इसमें, तुम्हारा हाउस बोट पता है, हाउस बोट केरला में, जम्मू कश्मीर में क्या होता है, वो बेसिकली वो पूरा बोट पे हाउस बना देते हैं और आपको पूरा पानी में घुमाते घुमाते एंड वो हाउस आप वहां पे रह सकते हो पूरा, राइट। तो हाउस बोट में आप स्टे कर रहे हो, या तो आर्किटेक्चर की सर्विस, अब आर्किटेक्चर की सर्विस किस पे होगी, बिल्डिंग पे ही ना, डिजाइनिंग पे, तो इवन आर्किटेक्चरल सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो सब कहाँ आ जाएगा 12(3) में। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पर प्रॉपर्टी है, नहीं समझा। हाउस बोट में क्या है ना, बोट मूव कर रहा है, वो हाउस उसी के ऊपर बना हुआ है। सो अभी मैं अगर तुम्हें ये भी दिखाऊंगी ना लॉ में, तो वहां पर उन्होंने क्या किया है, लिखा है, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट हो सकता है, ये पॉइंट था भी, तो उन्होंने लिखा हुआ है सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हाउस बोट, ऐसा डाल ही दिया है लॉ में, समझा, क्योंकि पॉइंट वैलिड है कि हाँ कुछ लोगों ने बोला कि हाउस बोट मूव करते रहते हैं, तो बट स्पेसिफिकली लॉ ने ये चीज स्पेसिफिकली इंक्लूड की है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम हाउस बोट को यहीं पर डालने वाले। तो अब मैं बता रही हूँ, देखो अब इसमें क्या होता है, जहां से निकला नहीं, एक तो तुम कहाँ क्रूज तक पहुंच जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूज हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब पहले तो ये समझा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब वो जो हाउस बोट है, लेट से वो आज केरला के वाटर में खड़ा है, आज मैंने वहां पे स्टे किया, तो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, केरला, ठीक है। अब जनरली व्हेन आई एम अ टूरिस्ट, तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा कि केरला से स्टार्ट होगा, तो 2 दिन हाँ हम केरला के इस पानी में रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिर तीसरे दिन वील मूव टू तमिलनाडु, एंड फिर आपको ऐसा घुमा के कर्नाटका लेके जाऊंगा, समझा क्या। तो 2 दिन केरला में रहेंगे, 2 दिन केरला कवर करने में लगेगा, फिर 3 दिन तमिलनाडु में, और फिर 2 दिन आपका, ऐसे करके वो आपको 7 दिन का पैकेज बना के देते हैं, ठीक है। लेट से उस पैकेज के लिए उसने आपसे 10,000 चार्ज किया, ठीक है। अब इस 10,000 को ना स्प्लिट कर देना कि आपने कितनी रात कहां गुजारी। तो आप 2 दिन केरला में थे, ठीक है, आपने 3 दिन तमिलनाडु में थे, और आप 2 दिन कर्नाटका के पानी में थे, तो 2:3:2 के रेशियो में इस 10,000 को बांट दो, और अकॉर्डिंगली जीएसटी भी स्प्लिट कर दो। यही सेम चीज होती है कि हम लोग बहुत बार ना हाउस बोट छोड़ो, अपन इन जनरल पैकेज लेते हैं कि अरे ओके ईस्ट का टूर कराएगा ये कंपनी हमको, तो ईस्ट के टूर में वो मल्टीपल स्टेट्स कवर करेगा, है ना, तो वो बोलेगा कि 2 दिन आपको आसाम रुकाऊंगा, फिर अगले दिन हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, फिर हम वहां से मेघालय जाएंगे 3 दिन रुकने, और वो क्या करेगा, वो आपसे लमसम 70,000 रुपीज ले लेगा। तो इस 70,000 को आप स्प्लिट कर दो कि आप अगेन कौन से कितने रातें आपने कहां कहां गुजारे,
इट इज ऑलवेज स्प्लिट पर नाइट, क्योंकि जनरली होटल भी ना वो आपसे पर नाइट चार्ज करते हैं। आप अगर 2 घंटा रुको वो पूरा दिन, अब ये तो अब भी नया है सिस्टम कि आर्ली बेसिस पे लोग होटल बुक कर रहे हैं, बट जनरली होटल का कॉन्सेप्ट हमेशा क्या था, आप 2 घंटा रुके तो भी वो पूरा दिन मानता है उससे, तो हमेशा होटल का टैरिफ पर नाइट निकलता है। तो वही सेम चीज बोलिए कि अगर आपका मल्टीपल इसमें भी है तो पर, अब क्या हो सकता है, देखो तुम्हारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, ये बॉर्डर है। अब केतन ने क्या किया, घर बनाने की सोची। अब घर कहां बनाया, इधर। तो अब ये गुजरात में है इमूवेबल प्रॉपर्टी या मुंबई में, एंड अब ये कौन ट्रैक करेगा कि ये कितने रात यहां सोया और कितने रात यहां सोया, एक ही घर है ना। तो ऐसे पता चला इसने करवट ली है, महाराष्ट्र में आ गया। अब कैसे जीएसटी लगाओगे, जीएसटी नहीं लगेगा सीधा, मस्त सब बॉर्डर पे घर बना लो जा जाके, जीएसटी नहीं लगेगा। इट डिपेंड्स कितना एरिया कौन से स्टेट में लाई कर रहा है, समझा क्या। तो अगर ऐसा ही मूवेबल प्रॉपर्टी है कि मल्टीपल इसमें आ रहे, बॉर्डर पे आ रहे, तो देख लो कि कितना उसका एरिया कौन से इसमें लाई कर रहे हैं, समझा। तो तुम्हें अगर कुछ क्वेश्चन आएगा भी ना तो बहुत एविडेंटली समझेगा कि ओके रेशियो दिख रहा है, या तो स्क्वायर फीट दिया होगा या तो नाइट्स दिए होंगे, इस तरीके से कि उस रेशियो में स्प्लिट कर देना फिर जीएसटी। क्लियर है। अब इसमें पता है प्रॉब्लम थी एक इस रूल में, क्योंकि केतन बड़े आदमी है, तो सिर्फ इंडिया में थोड़ी है घर, यूएस में भी तो था घर। तो केतन ने क्या किया, यूएस वाला घर किसको बेचा, यश को। यश कहां पर है, इधर ही है। केतन भी कहां है, इधर ही है। प्रॉपर्टी कहां है, यूएस। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर चले गया तो जीएसटी नहीं लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर चला गया, एक्सपोर्ट हो जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब बेचने वाला इंडिया का, खरीदने वाला इंडिया का, बट जीएसटी इंडिया में नहीं आ रहा था, ये प्रॉब्लम थी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है, बट अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो अब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, समझा क्या। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन कब लोगे, जब प्रॉपर्टी कहां है, इंडिया के अंदर है। अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एंड इसमें हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता होगी। क्यों पता होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ना रजिस्ट्री वगैरह बहुत फॉर्मेलिटीज है, इसमें ऐसा नहीं होगा अरे मेरे को पता नहीं, वो एरा आया 100 रुपए में बेच दिया, ऐसा नहीं होता कभी भी, राइट। तो हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता होगा। इसमें एक केस और आता है, क्या होता है ना, अब भाई अगर इतना बड़ा आदमी है केतन, तो सिर्फ 2 घर में तो कुछ हो नहीं पाएगा। एक बॉर्डर पे है, एक यूएसए में है, एक स्वीडन में है, ठीक है, और एक सिंगापुर में। 4 घर है इसके। एक कहां पे, ये मुंबई महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पे, एक यूएस, एक स्वीडन और एक सिंगापुर। यश ने इससे 4 घर खरीदने की सोचा। यश ने क्या सोचा, 4 घर खरीद लेता हूं, बट मैं 4 का अलग अलग नहीं पे कर रहा, सुन ना मेरे को एक पैकेज बना के दे दे। तो इसने कहा मेरे को 10 करोड़ रुपए दे, 4 घर तेरे। अब इस 10 करोड़ रुपए का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जीएसटी नहीं लगता ना प्रॉपर्टी पे, वही बोल रहा है। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचो या खरीदो, जीएसटी के चलो उसने बेचा नहीं, उसने 4 पे उसको क्या बोलते हैं, रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, हाँ ठीक है, रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स, बेचने पे नहीं लगता, रेंट पे दिए, या 4 के लिए आर्किटेक्चरल सर्विस अवेल की है, या 4 या आधा, इसमें वही पूरे ही नहीं हो पाए थे, बेचा है बट कंप्लीट नहीं थे। अब बोलो जीएसटी किस पे लगेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। फिर इस वाले घर का क्या, बॉर्डर वाला, 10 करोड़ में इस वाले घर के कितने हैं, ये किसको पता है, 10 करोड़ लमसम अमाउंट है। ये ना मैंने एकदम एक्सट्रीम केस लिया, लेट अस अज्यूम कि ये मुंबई में घर, इसका भी बता दूंगी, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आंसर नहीं है। लेट अस अज्यूम अभी थोड़ा सा इजी करने के लिए फर्स्ट स्टेप में कि मुंबई में एक घर है, एक यूएस में है, एक स्वीडन में, एक सिंगापुर में, 4 घर हो गए। प्लेस ऑफ सप्लाई 10 करोड़ के लिए क्या होगा, तो लॉ ने बोला कि अगर ऐसा केस है, मल्टीपल प्रॉपर्टी है, लमसम डीलिंग किया है, एक प्रॉपर्टी भी इंडिया में है ना, पूरे का प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई में खींच लो, तो पूरे 10 करोड़ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, क्लियर है। तो अगर ये बॉर्डर पे भी होता, इसी के लिए बाइफोकेट करके फिर वो बाइफोकेट कर देते 10 करोड़ को एरिया वाइज, समझा क्या। तो अगर ये मुंबई में होता, बोला अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज का केस है, एक भी इंडिया में है, पूरा कंसिडरेशन एज इट इज वहीं पे लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे डाल दो, क्लियर है। हमने अभी क्या देखा, 12(3), 12(4) क्या बोलता है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। हाँ क्या हुआ, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस मतलब क्या, जहां पे सामने वाले का होना जरूरी है, एज इन कैसे,
मुझे वो सर्विस देने के लिए सामने मुझे इंसान चाहिए, गुड्स या ह्यूमन या कोई तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, इज इट अ परफॉर्मेंस? तुम लोग इधर बैठे ही नहीं हो और मैं पढ़ा के चले गई, पॉसिबल है? मुझे सामने एक स्टूडेंट तो चाहिए ना। रिकॉर्डिंग अलग कॉन्सेप्ट, मैम रिकॉर्ड कर दिया, वो अलग है, ठीक है। सामने स्टूडेंट तो चाहिए, है ना। तो ये क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। वैसे ये क्या, तुम्हारा रेस्टोरेंट सर्विस, सामने इंसान, केतन गया ही नहीं है ना खाना खाने, तो वेटर सर्व किसको करेगा? या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, सलोन, जब यश गया ही नहीं सलोन, तो वो बाल किसके काटेगा? हवा में तो नहीं काट सकता। तो ये सब क्या है, जहां पर मुझे सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, यही क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस। तो मैंने एग्जांपल जैसे क्या क्या लिया हमने, टीचिंग, सलोन और रेस्टोरेंट सर्विस। कॉस्मेटिक अगर कुछ भी हो रहा है, फेशियल वगैरह, कॉस्मेटिक सर्जरी भी है, ये सब क्या है तुम्हारा, जहां सामने वाले को कोई एक्ट परफॉर्म करना पड़ रहा है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहां पर एक्टिविटी परफॉर्म हुई है। तो जब इसने सलोन में जाके बाल कटा है, सलोन जहां है वही क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर ये बाल जाके इटली में कटाता है, इसका फिक्स है बार्बर कि मैं बार्बर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरे को डर लगता है कुछ उल्टा सीधा कर देंगे, तो ये जब भी इसको बाल कटाने ये क्या करता है, इटली चले जाता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, समझा? जहां पर सलोन होगा, फिर फर्क नहीं पड़ता कि यश इंडिया का है या नहीं। क्लियर है? तो परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होगा हमेशा, वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड। 12.5 क्या है, ट्रेनिंग सर्विसेज। ट्रेनिंग समझता है, किसी को आप जाके ट्रेन करते हो, आप कुछ सिखाते हो, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि ये कौन है, निखिल। निखिल इज अ जीएसटी ट्रेनर। क्या है निखिल? जाके लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से जीएसटी को इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से जीएसटी का काम करना है। तो इसको एक दिन कॉल आया, किसका? मुकेश अंबानी। किसका कॉल आया? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस में। मुकेश अंबानी ने क्यों कॉल किया निखिल को, कि हमारे यहाँ पे ना मुझे लग रहा है एम्प्लॉय सही से जीएसटी का काम नहीं कर रहा है, आप ना आके थोड़ा ट्रेनिंग दो, जम नहीं रहा है। निखिल रहता है जयपुर में, ये कहां पर है, मुंबई में, ठीक है। मुकेश अंबानी ने बोला कि आप ना जाके हमारे क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर वाले ब्रांच को ट्रेन करो, उन्हें बहुत जरूरत है। तो निखिल कहां गया, जम्मू कश्मीर ट्रेन करने। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, जहां पे सर्विस मिली, मतलब जम्मू कश्मीर। जयपुर किस किस को लगता है, मुंबई, जम्मू कश्मीर। क्यों? ये जयपुर था, इसका डायरेक्ट फ्लाइट करा, ये मुंबई नहीं आया। जयपुर टू जम्मू कश्मीर डायरेक्ट फ्लाइट किया उसने। रिलायंस का। तो इसमें वही पॉइंट आ जाएगा, तुम्हें देखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन B2B है या B2C है। क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन B2B है तो निखिल इनवॉइस किसके नाम पे बनाएगा, रिलायंस मुंबई। आईटीसी किसको मिलता, मुंबई। तो यहां पर ये क्या होगा तुम्हारा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एक तो सप्लायर रेसिपिएंट समझ रहे हैं, इसमें सप्लायर कौन है, निखिल, क्योंकि वो सर्विस देने वाला है। सर्विस मिल किसको रही है, रिलायंस को, है ना। तो रिलायंस का मुझे लोकेशन देखना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर उनके नाम पे इनवॉइस बनता, ठीक है। अगर B2C है, मतलब कोई भी आईटीसी नहीं लेने वाला है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, वेयर ट्रेनिंग इज परफॉर्म या गिवन, जो भी है, जहां पे इसने ट्रेनिंग दिया, मतलब जम्मू कश्मीर। समझा? यहां पर इन्होंने ऐसा B2B B2C बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, इधर 12.5 में ऐसा नाइंसाफी क्यों, 12.5 में बनाया, 12.4 में नहीं बनाया, ऐसा नाइंसाफी क्यों? यहां भी तो बोल सकते थे कि जहां पे ट्रेनिंग दिया, ये B2B B2C अलग अलग क्यों किया, सिलेबस बढ़ाने। यहां पे हमने कौन से सर्विसेज की बात की थी, सैलून, पर्सनल ग्रूमिंग, कॉस्मेटिक। आर दीज एवर रिलेटेड टू योर बिजनेस,
मैं बाल कटा के जाऊंगा ताकि मेरी बिजनेस मीटिंग अच्छी जाए तो बहुत बिजनेस आएगा, इसलिए तुम बाल कटवाने जाओगे। मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई, एकदम मीटिंग में सब इंप्रेस हो जाते हैं, बिजनेस आगे बढ़ा। ये जो सर्विसेज हैं, दीज आर नेवर फॉर बिजनेस। अगर कोई ले भी रहे ना इसका आईटीसी, वो बेसिकली फ्रॉड के लिए लिया जा रहा है। तुम क्या एक्सप्लेन, तुम फूड एंड बेवरेज आईटीसी में ब्लॉक क्रेडिट में आता है, पता है ना अब तो 17(5) में कि आईटीसी के ब्लॉक क्रेडिट में अगर अनलेस आपका इनपुट और आउटपुट सप्लाई इक्वल नहीं है तो फूड एंड बेवरेज का, अगर मेरा बिजनेस इवेंट करवाया मैंने, वहां मैंने केटरर बुलाए, उसका आईटीसी मिलता है? क्यों नहीं मिलता? फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी नहीं मिलता। तो सेम रेस्टोरेंट के लिए ना, खाना तुमने भले ही बिजनेस मीटिंग में बुलाया हो, बट हमारे लिए इट इज नेवर योर बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो परफॉर्मेंस बेस्ड में प्रॉब्लम यही थी कि क्या फर्क पड़ता है, बिजनेस के लिए है नहीं तुम्हारा, ये बिजनेस के लिए कैसे तुम बोल सकते हो कि मैंने बाल कटवाए, समझा? बट क्या ये ट्रेनिंग एक्चुअली इसी एग्जांपल में ये बिजनेस के लिए हो रही थी? क्लियर है? पक्का? 12(6) ये क्या है? कोई भी अगर तुम्हारा बाय वे ऑफ एडमिशन, वही है ना, अम्यूजमेंट पार्क, तुम्हें क्या हो रहा है बेसिकली, इमेजिका, तुमने 1000 रुपए की टिकट ली, तुम्हें क्या उस पार्क में एडमिट होने का राइट मिल रहा है ना? प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द अम्यूजमेंट पार्क। वैसे ही कोई इवेंट है, लूलापलूजा होता है, तुमने वहां गए, तुमने टिकट ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ द इवेंट। क्लियर है क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क, जैसे कि तुम्हारा इमेजिका हो गया। तो 12(7) क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। अब अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। लेटेस्ट से यहां पे मेरे पास है हनी सिंह। कौन है? हनी सिंह। हनी सिंह का मन हुआ कि मुझे एक कॉन्सर्ट करना है अपना। हनी सिंह कहां पे रहते हैं? लेटेस्ट से पंजाब में, ठीक है। हनी सिंह को कॉन्सर्ट करना था, तो हनी सिंह ने कांटेक्ट किया प्रियंका एंड कंपनी, इसकी एक कंपनी इसने खोली हुई है, ये कहां पर है? मुंबई में। इसने बोला कि सुनो मेरा एक कॉन्सर्ट करवाना है। प्रियंका ने क्या बोला? हो जाएगा, बस थोड़ा सा 10 लाख रुपए आप भिजवा दो ना। हनी सिंह ने क्या किया? इसको 10 लाख रुपए दे दिए। अब इसने मस्त ऐसा यहाँ पर एक ग्राउंड बुक किया, कहां पे? लेटेस्ट से सूरत में, ठीक है। एंड यहाँ पे इसने मस्त फुल बैनर वैनर लगवाए, लोग आए, मस्त नाचे वाचे, यहाँ पे इसने इवेंट करवाया, यहाँ पे बीच में हनी सिंह खड़े थे, ठीक है। मस्त इवेंट हो गया। अब इसने ये 10 लाख रुपए में, अब तुम इसको स्टोरी, अब प्लेस ऑफ सप्लाई भूल जाओ, अब पूरा सुनो स्टोरी में क्या क्या हुआ, ठीक है। 10 लाख रुपए इसने लिए, इसने कहा इवेंट करवाया? सूरत में। अब इस इवेंट में 2 लोग पहुंचे। कौन है ये 2 लोग? श्रवण और हर्ष। दोनों ने क्या बोला? अरे यार हनी सिंह का कॉन्सर्ट हो रहा है, जाते हैं। ये दोनों कहाँ रहते थे? मुंबई में। वहां से ये कहाँ गए? सूरत। मस्त इन्होंने हाथ में वो ऐसा चमकी चमकी बैंड होता है पहना है, फुल इन्होंने वहां पे डांस वांस जैसा उछल उछल के नाचे है, ठीक है। पूरा कॉन्सर्ट एंजॉय किया। कॉन्सर्ट चला रात को 11 बजे तक। थक गए होंगे इतना नाच के, तो यहाँ पे एक बाजू में होटल था, यहाँ पे क्या था? होटल फन टाइम, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? नाचने के बाद ये सीधा इन्होंने होटल गए, यहाँ पे इन्होंने एक रूम बुक किया जहां पे इनको रात को सोना था। अगले दिन ये वापस मुंबई आ गए। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन मुझे दिख रहा है 10 लाख रुपए का, दूसरा मुझे दिख रहा है ये जो बैंड इन्होंने खरीदा है इवेंट के लिए, ये 5,000 रुपए का था, मतलब 5,000 रुपए का इन्होंने कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा। और तीसरा ना, इन्होंने यहाँ पे रूम के लिए 2,000 रुपए पे किए। ये तीनों का प्लेस ऑफ सप्लाई किया है। $10 लाख का मुंबई होगा, और किसका? 5,000 का सूरत, और 2,000 का सूरत। क्या लॉजिक लगाया तुमने सूरत के लिए? ये 5,000 वाला तुम बोल रहे हो, ये क्या है? सेक्शन 12(6) एडमिशन इन द इवेंट। तो इवेंट कहां पे था? सूरत में, इसलिए 12(6) के अकॉर्डिंग 5,000 का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सूरत, और ये 2,000 का। हाँ, तो ये कौन सा सेक्शन है तुम्हारा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 12(3) रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना ये।
अब ये 10 लाख का क्या करना है? क्यों? यही 10 लाख के लिए लगता है सेक्शन 12(7) कि इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या करना है? तो अगेन अब इवेंट, अब हनी सिंह का ये बिजनेस है कॉन्सर्ट, दिस कुड बी B2B, इट कुड बी B2B। अगर B2B है, सप्लायर कौन है इस केस में? सप्लायर कौन है? कौन है? सभी सप्लायर है। प्रियंका सप्लायर। सर्विस कौन देने वाला है? इवेंट बना के कौन दे रहा है? प्रियंका। रेसिपिएंट कौन है? आईटीसी कौन लेगा? आईटीसी किसको मिलता है? सप्लायर को या रेसिपिएंट को? सब किसको मिलता है आईटीसी? इतना कंफर्म है क्या तुमको? तुमने पढ़ा है ना एक बार जीएसटी? किसको मिलता है आईटीसी? रेसिपिएंट को। किसको मिलेगा? हनी सिंह कहाँ पे है? पंजाब में। तो जब B2B है तो हमेशा क्या लोगे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर B2C है तो क्या लोगे? लोकेशन ऑफ इवेंट, यानी कि सूरत। समझा? अब इसमें एक और चीज है। क्या एक और चीज है? अगर ये इवेंट सूरत में नहीं होता, दुबई में होता, तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर चले जाता तो वापस जीएसटी नहीं आता। तो क्या बोला कि ये लोकेशन ऑफ इवेंट ना तब लेना अगर इनसाइड इंडिया है। अगर लोकेशन ऑफ इवेंट आउटसाइड इंडिया चला गया ना, तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी यही कर रहे थे ना, सेकंड प्रेफरेंस। वैसे अगर B2C है तो पहला लोकेशन ऑफ इवेंट, बट इफ लोकेशन ऑफ इवेंट इज आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्लियर है क्या? फिर 12(8) कितना हो गया? 12(7) हुआ ना? 12(8) इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में मतलब क्या? तुम्हारे जो भी मेल कुरियर वगैरह होता है ना, उसकी बात हो रही है। तो यहां भी अब देखो, गुड्स तो बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए भेजे जा सकते हैं, है ना? तो अगर B2B और B2C यहां भी बनेगा क्या? मैं क्यों बताया कि देखो हर जगह पे नहीं है ये B2B B2C। इसका लॉजिक यही है कि क्या ये चीज बिजनेस में की जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर अगर B2B है तो B2B में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। इसका लॉजिक भी क्या है? क्योंकि क्यों लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट लिया जाता है B2B में? क्योंकि आईटीसी रेसिपिएंट को ही मिलने वाला है ना, तो उसी स्टेट को रेवेन्यू देने का भी सेंस बनता है। अगर B2C है तो पता है क्या होता है? इट इज लोकेशन वेयर गुड्स आर हैंड ओवर। तो लेटेस्ट से वो एग्जांपल याद है क्या? वो 100 वॉचेस कौन किसको दे रहा था? हर्ष ने निखिल को 100 वॉचेस बेचे थे, याद है? तो अब ये 100 वॉचेस जो थे, ये हर्ष खुद छोड़ के आएगा क्या? नहीं। हर्ष किसके पास गया? डीटीडीसी के पास। डीटीडी, अब ये हर्ष कहां पे था? मुंबई, और ये कहां पे था? चेन्नई। तो ये डीटीडीसी के मुंबई ऑफिस में क्या होगा? और डीटीडीसी चेन्नई लेके जाएगा, है ना? अब इसमें दो ट्रांजैक्शन है। 100 वॉचेस जो कि क्या थे? 10,000 रुपए के थे। इनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? चेन्नई, जो आज भी चेन्नई रहेगा 10,000 के लिए। डीटीडीसी को इसने ना साथ में 5,000 रुपए दिए होंगे टू ट्रांसपोर्ट दीज वॉचेस। इस 5,000 रुपए का प्लेस ऑफ सप्लाई 12(8) में निकाल रहे हैं। कंफ्यूज मत होना, वॉचेस का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकाल रहे हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस, जो डीटीडीसी अपना सर्विस फी लेगा, कुरियर चार्जेस लेगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं। तो अगर सबसे पहले तो B2B ट्रांजैक्शन है, हर्ष रजिस्टर्ड है, तो क्या हो गया? हर्ष का लोकेशन मुंबई। अगर हर्ष रजिस्टर्ड नहीं होता तो उस केस में इसने गुड्स कहां पर दिए? डीटीडीसी के मुंबई ऑफिस में। अगर ये डीटीडीसी के पुणे ऑफिस में जाके देता तो लोकेशन क्या हो जाती? पुणे, जहां पर इसने गुड्स हैंड ओवर किए। क्लियर है क्या? पक्का? 12(9) क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। उसी में हमने वो देखा था ना, ट्रेन वाला, वहां से पैसेंजर क्या करता है? उनका जर्नी एम्बार्क करता है। मुंबई से उसने ट्रेन ली थी। इसमें तुम्हारा एक आ जाता है, मुंबई वालों के लिए तो बहुत ईजी है, पास सिस्टम। लोकल का पास निकाला है, तो अब क्या होगा? पास ऑफ सपोज लेटेस्ट से मैंने क्या किया, तुम्हारा सेंट्रल लाइन का, तो मैंने थाने से सीएसटी का पास निकाल लिया। अब मैं कभी तो मैं कांजुर मार्ग से मैंने ट्रेन लिया, कभी मैंने घाटकोपर से लिया, कभी मैंने बायकला से लिया ट्रेन। कहीं से भी मैं लूंगी पूरे लाइन पे ट्रेन। अब कैसे पता चलेगा कहां से जर्नी एम्बार्क किया?
तो यहाँ पे जब ऐसा केस होता है उसको बोलते हैं राइट टू यूज ऑफ पैसेज, मतलब पास की बात हो रही है कि राइट दे दिया है तुम्हें यूज करने का महीने भर तक कहीं भी। यहाँ पे लगता है तुम्हारा जनरल रूल। अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता है तो वो जो जनरली केस में जब तुम जाते हो पास निकालने तो वो तुम्हें नहीं पूछता है कहां से आए हो, तो उस केस में क्या हो जाता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो तुमने जिस स्टेशन से खरीदा होगा वही तुम्हारा क्या हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? 1210 क्या था? सर्विस ऑनबोर्ड कन्वेंस। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस, जहां से ट्रेन या फ्लाइट स्टार्ट हुआ है। फिर 1211 क्या है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस समझते क्या होता है? तुम्हारा फोन, इंटरनेट, ये वाले सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें ना दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तुम्हारा फिक्स्ड नेटवर्क लाइन डाला हुआ है, एक है तुम्हारा वायरलेस। अगर फिक्स्ड नेटवर्किंग लाइन से डले हुए हैं तो फिजिकल लोकेशन उन्हीं की ले लो। तो तुम्हारा क्या होता है, इवन जो लाइंस हैं वो मल्टीपल स्टेट्स में होते हुए जाएंगे, तो अगेन जिस स्टेट में उस लाइन का जितना एरिया कवर हो रहा है प्रोपोर्शनेटली वो स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब वायरलेस वाले में प्रॉब्लम कि अब कैसे, तो अब इसमें दो चीजें होती हैं तुम्हारी, एक होता है तुम्हारा पोस्टपेड, एक है प्रीपेड। जो पोस्टपेड वाले है ना वहां पे हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पूरा केवाईसी करवाएगा पोस्टपेड के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता होता है। अब प्रीपेड वाले में क्या होता है? प्रीपेड वाले में तुम जनरली वो एक होता है सेलिंग एजेंट्स, मतलब शॉप में जाके जो रिचार्ज करवाते हैं, है ना। तो ये शॉप एजेंट्स वाले अगर एंड क्या बोलते हैं, अगर खुद से करवाए, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, इसका मैंने ना अच्छा चार्ट बनाया था एक। ये देखो, अगर फिक्स लाइन है तो जो लोकेशन है उस टेलीकम्युनिकेशन सर्किट की, अगर पोस्टपेड तो हमेशा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट पता होगा। अगर प्रीपेड मैंने ऑनलाइन करवाया है ना तो मेरी लोकेशन हमेशा ट्रैक हो जाएगी। कैसे? एक तो वैसे भी अगर तुमने प्रीपेड अगर ऑनलाइन करवाना है अकाउंट खोलना ही पड़ता है उनके साथ, आपको खोलना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो हमेशा आपकी लोकेशन पता होगी। क्या सेलिंग एजेंट मतलब क्या मैंने बोला, शॉप वाले भैया, तो उस केस में लोकेशन ऑफ एजेंट मतलब वो जो उनकी शॉप जहां पे वही क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर वाउचर से कुछ करवा रही है, बहुत ही रेयर केस ही है, बट जहां पर वो वाउचर तुमने खरीदा था वही क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बहुत ही रेयर केस है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है तुम्हारा 12 दैट इज योर बैंकिंग वाले सर्विसेज। तो बैंकिंग में भी हमेशा देखो, बैंकिंग के पास हमेशा तुम्हारा, बैंक वालों के पास तो ऐसा क्या है जो मतलब नहीं है उनके पास तुम्हारी इंफॉर्मेशन के नाम पे, तो हमेशा क्या होगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, बट स्टिल केस बना के दिया है कि अगर नहीं पता तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर, बट ये कभी होता नहीं है, वैसा ही है। 1213 इंश्योरेंस सर्विसेज। तो अगेन इंश्योरेंस कंपनी के पास भी तुम्हारा पूरा काला चिट्टा होगा, हमेशा क्या हो जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एंड लास्ट आता है 1214 एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। लास्ट क्या आता है एडवर्टीजमेंट। अब इसमें ना एक चीज समझो, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, दो तरीके हैं। एक तो वो जो बिलबोर्ड है, ठीक है, मैंने वो बिलबोर्ड खरीद लिया, ठीक है। दूसरा होता है मैंने वो बिलबोर्ड पे मैंने बोला है वो बिलबोर्ड आज भी उस कंपनी का है कि इसके ऊपर मेरी एड लगानी है। डिफरेंस समझा? जब तुम बिलबोर्ड खरीद रहे हो ये चला जाएगा सेक्शन 12(3) में, इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो बिलबोर्ड गड़ा होगा ना जमीन में, तो अब तुम्हारे 12(3) के रूल्स अप्लाई होंगे अगर तुमने पूरा का पूरा बिलबोर्ड खरीद लिया, समझा। 1214 अप्लाई ही कब होगा, जब मैंने सिर्फ रेंटिंग की बिलबोर्ड पे एडवर्टीजमेंट की सर्विस ली है कि इस पे मेरे को सिर्फ कुछ टाइम के लिए आप मेरा एड चलाना, तभी क्या होगा 1214 अप्लाई होगा। अब 1214 में एडवर्टीजमेंट की सर्विस में रेसिपिएंट कौन है देखना पड़ेगा, ये एडवर्टीजमेंट की सर्विस ले कौन रहा है, गवर्नमेंट या अदर्स। अगर गवर्नमेंट ले रही है ये सर्विस तो 1214 एप्लीकेबल है, और अगर गवर्नमेंट के अलावा कोई और लेता है ना तो 12(2) लगता है। 12(2) क्या था, जनरल रूल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। जब गवर्नमेंट लेती है तो 1214 लगता है। क्यों आया ये, क्योंकि अब गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजिंग होता है ना, जनरली हम लोग का तो क्या है, अगर है मेरे को अगर सपोज अपने अकेडमी करना है तो मैं घाटकोपर में बोर्ड लगा दूंगी, मुंबई में कहीं कहीं पे लगा दूंगी, ठीक है। गवर्नमेंट जब कोई चीज प्रमोट करती है वो पैन इंडिया जा जाके करती है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए ये सेक्शन लाने की जरूरत थी, समझा। अब इस सेक्शन में ना अगर तुम मॉड्यूल इन जनरल लिखोगे तो उन्होंने बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं
कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो भी पैसा स्पेंड किया है उसको अपोर्शनेट करना है। बट एग्जाम में इट इज कॉमन सेंस फॉर यू टू आइडेंटिफाई। जैसे मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोला कि आपने कहाँ कितनी रातें गुजारी उसके बेसिस पे कर दो, एरिया के बेसिस पे। वैसे ही अगर गवर्नमेंट ट्रेन पे कर रही है एडवर्टाइज, तो किस बेसिस पे आप कर सकते हो, किस स्टेट में कितने स्टेशन है या कितना लंबा ट्रैक है उस ट्रेन का। आपको क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, हमेशा बाइफिकेशन, कभी भी सिटी वाइज मत करना, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्या है, रेवेन्यू कैसा है, स्टेट वाइज। तो हमेशा क्या करना है, स्टेट वाइज। तो लेटेस्ट से अगर टीवी में किया तो कितने ज्यादा टीवी में वो क्या बोलते हैं टेलीकॉम के सब्सक्राइबर्स हैं स्टेट में। एक स्टेट में 10,000 सब्सक्राइबर है, एक स्टेट में 20,000 सब्सक्राइबर है, 1:2 के इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। रेडियो पे किया तो कितने रेडियो लिसनर्स हैं किस स्टेट में। वैसे ही अगर गवर्नमेंट ने लेट से सिनेमा टिकट्स पे किया तो किस स्टेट में कितने मूवी हॉल्स हैं। समझा क्या? इस तरह से कॉमन सेंस से आप स्टेट वाइज बाइफिकेट कर सकते हो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई जो एजेंसी ली उसको लमसम पे कर दिया कि भाई पूरे इंडिया में चला दो, मूवी टिकट के हर पीछे लिख के आना चाहिए हमारी स्कीम के बारे में। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि इस रेवेन्यू को किस तरह से बाइफिकेट करना है। तो जिस जिस स्टेट के पीछे लिख के आ रहे हैं उस स्टेट्स में गिन लो कितने मूवी हॉल्स, सिनेमा हॉल्स, बाइफिकेट कर दो। समझा? तो मॉड्यूल में उसको पूरा बैठ के तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक कॉमन सेंस से भी। एंड क्वेश्चन में तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी वो लिमिटेड ही देगा ना, फिर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के आप स्प्लिट कर सकते हो। तो इसमें 14 सबसेक्शन थे। 12(1) में क्या बोला, सबसे पहले बताया कि इसको लगाओगे कब, जब लोकेशन और ऑफ सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया में। 2 में जनरल रूल, 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें पीओएस क्या होगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। 12(4) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस, लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई where service is performed। 12(5) ट्रेनिंग सर्विस, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा क्या, B2B, B2C। B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C एक्चुअली जहां पे परफॉर्म किया है। फिर 12(6) एडमिशन बाय वे ऑफ एडमिशन के सर्विस, अम्यूजमेंट पार्क या इवेंट, तो लोकेशन ऑफ इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क। 12(7) ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, तो अब मुझे देखना पड़ेगा क्या, B2B, B2C। B2B है तो रेसिपिएंट और B2C है तो लोकेशन ऑफ इवेंट। बट अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो रेसिपिएंट। 12(8) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स बाद में। 12(8) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर B2B है तो रेसिपिएंट और B2C है तो जहां पर गुड्स हैंड ओवर की है। फिर 12(9) ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो जहां से पैसेंजर एम्बार्क्स देयर जर्नी। फिर 12(10) सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस, तो जहां पे फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। 12(11) टेलीकम्युनिकेशन, तो वहां पे फिक्स लाइन है तो जहां पे लाइन डली हुई है। फिर पोस्ट पेड में है अगर तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, प्रीपेड में ऑनलाइन किया तो रेसिपिएंट, अगर शॉप वाले से करवाया लोकेशन ऑफ एजेंट, और अगर वाउचर से तो जहां पर वाउचर सेल हुआ था। 12(12) बैंक, पहला प्रेफरेंस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, नहीं जमा तो सप्लायर। 13 इंश्योरेंस, प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट। एंड 12(14) एडवर्टीजमेंट, अगर कौन है रेसिपिएंट, गवर्नमेंट। एंड अकॉर्डिंगली बाइफिकेट कर देना। अब मेरे को बस इतना हार्ड देखने दो कि कोई इसमें क्लैरिफिकेशन या ऐसा कुछ था क्या जो रह गया। तो देखो ये हमने किया क्या, जीएसटी से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये वो। B2B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, B2C मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। ये एक बार तुम ऊपर से देख सकते हो कि इसका मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर मतलब क्या। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 7 हमने देखा इंटर स्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेक्शन 9 टेरिटोरियल वाटर्स में तो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेसलाइन, कोस्ट लाइन आपकी जहां पे होगी। 10(1) में क्या बोला कि वही एज अंडर प्रोविजंस दिए हुए। ठीक है, 10(1)(a) मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है। फिर 10(1)(b) में बिल टू शिप टू मॉडल, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन जिसके डायरेक्शन पे गुड्स दिए हैं। 10(1)(c) मूवमेंट ही नहीं है तो वह लोकेशन ऑफ गुड्स। 10(1)(c) जनरल रूल। ठीक है, हाँ इसमें एक प्रॉब्लम आया था कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ई कॉमर्स में क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे थे, डिलीवरी एड्रेस कुछ और है
बिलिंग एड्रेस कुछ और है। बिलिंग एड्रेस कौन सा, जो पे वगैरह कर रहा होता है। हो सकता है मैंने यहाँ से गुड्स बुक किए और मैं बोल रही हूँ कि डिलीवर सूरत में करना। समझा प्रॉब्लम क्या था? तो इशू क्या है कि मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड है। ये ठीक है, मैं इसका तुमको क्रक्स ही बता देती हूँ सीधा। अगर अनरजिस्टर्ड इंसान है, कौन है अनरजिस्टर्ड? अभी तुम्हारा काइंड ऑफ बिल टू शिप टू सा बनता हुआ तुम्हें दिखा कि मैंने बोला है सूरत में भेजना। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं ना, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई डिलीवरी एड्रेस मानना। क्रक्स इतना ही है कि सामने वाला अनरजिस्टर्ड होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी एड्रेस ऑफ डिलीवरी। समझा क्या? 10(1)D इंस्टॉलेशन वाला तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन असेंबली। 10(1)E गुड्स ऑन बोर्ड कन्वेंस लिए गए, तो जहां से गुड्स ऑन बोर्ड लिए गए थे आर टेकन ऑन बोर्ड। सेक्शन 12(1) ये अप्लाई कब होगा? जब दोनों इंडिया में है। 12(2) जनरल रूल। ठीक है, हाँ एक ये आया था ऑनलाइन सर्विसेज वालों की, OIDR सर्विस, जो जैसे तुम्हारा नेटफ्लिक्स हो गया। ठीक है, ये जितने भी ऑनलाइन वाले लोग हैं ना, इनके लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें ना फर्क नहीं पड़ता, उसने तुमसे अगर 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन किया है, तुमने नेटफ्लिक्स पे अगर 1 रुपए भी दिया है, इट इज कंपल्सरी फॉर नेटफ्लिक्स की वो तुम्हारे स्टेट का नाम रिकॉर्ड करे ही। ठीक है, सेकंड वही सप्लाई वैल्यू इररिलेवेंट है, फर्क नहीं पड़ता भले 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन है, दे हैव टू रिकॉर्ड। एंड वही जो अब मैंने स्टेट दिया होगा, रेसिपिएंट की लोकेशन, हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा। समझा क्या? क्योंकि OIDR के केस में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन कि सप्लायर का भी लोकेशन क्या है नेटफ्लिक्स का। समझा? तो ये एक चीज है। फिर 12(3) में मैंने क्या बोला? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर बाहर है तो रेसिपिएंट। मैंने बोला था देखो, इन्होंने लॉ की लैंग्वेज में भी ना, जो तेरा क्वेश्चन था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो इन्होंने यहाँ पे डाल दिया था बोट और वेसल इंक्लूड किया था स्पेसिफिकली। ये जो तुम्हें इटैलिक्स में दिख रहा है ना, ये एज इट इज लॉ में लिखा हुआ है, और जो नॉर्मल इसमें है ना, ये मेरे लिखे हुए हैं, या मॉड्यूल, मतलब मेरे लिखा है मॉड्यूल से, कि इंटरप्रिटेशन है। लॉ में ये वर्ड्स है। समझा? फिर नीचे यही है कि तुम्हारा नंबर ऑफ नाइट्स तुम कितना रुके, अगर प्रपोर्शनेट करना है, या एरिया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का मल्टीपल स्टेट्स में जा रहा है, या टाइम स्पेंट ऑन बोट वेसल, वही पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड वही जो बिलबोर्ड वाला क्लैरिफिकेशन मैंने बताया ना, अगर बिलबोर्ड ही खरीद लिया है तो 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर सिर्फ राइट टू यूज द स्पेस खरीदा है तो 12(2), क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए, एंड अगर गवर्नमेंट है तो 12(14). ठीक है, 2 मिनट। 12(4) में क्या है? वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, द परफॉर्मेंस बेस्ड। 12(5) में ट्रेनिंग अप्रेजल, B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C लोकेशन जहां पे एक्चुअली सर्विस और ट्रेनिंग परफॉर्म हुई है। 12(6) बाय वे ऑफ एडमिशन, तो जहां पे इवेंट या फिर पार्ट था। अगेन यहाँ पे देख रहे हो B2B B2C का बाइफिकेशन नहीं है। इमेजिन का चाहे कंपनी वाला जाए या कोई भी जाए, फर्क क्या पड़ता है? 12(7) ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अगर B2B हनी सिंह रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, बट अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो वापस लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। 12(8) में क्या था? गुड्स मेल कुरियर अगर कर रहे हो, B2B में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, B2C में जहां पर गुड्स हैंडओवर किए। 12(9) पैसेंजर्स के लिए, तो हाँ यहाँ पे भी है B2B, अगर बिजनेस के लिए ट्रैवल करो, IRCTC में कभी देखना वहां पे नीचे ऑप्शन होता है GST IN डालने का आपके, है ना? तो अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर नहीं है तो जहां से जर्नी एम्बार्क की। यहीं पे है तुम्हारा राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज, मतलब वो पास वाला सिस्टम, तो वहां पे प्रोविजंस लगेंगे सबसेक्शन 2 के। 12(2) जनरल रूल, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नहीं तो सप्लायर। 12(10) सर्विसेज ऑन बोर्ड कन्वेंस, तो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। 12(11) क्या बोलता है? ये पूरा देखो लॉ में इतना लिखा है, तो इसको एक चार्ट में अपन कवर कर सकते हैं कि फिक्स्ड वाला है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, ये अभी जस्ट किया। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? लीज सर्किट मोर देन 1 स्टेट में। मैंने जैसे इमूवेबल के लिए बोला ना कि अगर वो लीज सर्किट इसमें जा रहा है तो देख लेना कि प्रोपोर्शनेट वैल्यू में, एग्रीमेंट के हिसाब से कि कितना एरिया कौन से स्टेट में फॉल कर रहा है, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट में ये कर देना। 12(12) किसकी बात करता है? बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो अगर रेसिपिएंट की लोकेशन है तो वो, नहीं है तो सप्लायर, ये भी मोस्टली कभी होने वाला नहीं है। 12(13) क्या बात करता है? इंश्योरेंस की, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। एंड 12(14) एडवर्टीजमेंट, ये लगेगा ही कब? अगर एडवर्टीजमेंट सर्विस किसको दिया है? गवर्नमेंट को, अगर दूसरों को दिया तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्लेस ऑफ सप्लाई। समझा क्या? पक्का कुछ डाउट? क्लियर है?